नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एचआर चौधरी है और मैं आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2015 में भूगोल विषय से 137वें पद पर चयनित हूं। कई साथी हमारे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं, बार बार ये पूछते हैं कि सर आप तैयारी किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से आपने तैयारी करके आपने सिलेक्शन प्राप्त किया। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर मैं मेरे मार्क्स की बात करूं तो जैसा कि आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है कि मेरे जो सामान्य ज्ञान का हमारा पेपर होता है 150 अंक का, उसमें कितने मार्क्स हैं 75.42 75.42 अंक प्राप्त किए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो 75 सवाल आते हैं हमारे, ठीक है, 75 सवाल आते हैं, कितने अंक के 150 अंक के आते हैं। इसमें से लगभग 38 या फिर हम यूं कह सकते हैं 37 से 38 सवाल मेरे सही हैं, तभी जाके कितने मार्क्स हुए मेरे 75.42 मार्क्स हुए। तो पहले पेपर में 37 से 38 मार्क्स हैं और अगर दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरे पेपर में 197.12 अंक हैं। कितने? 197.12 नहीं 14 अंक हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सेकंड पेपर में हमारे 150 प्रश्न आते हैं, इसमें से लगभग 99 प्रश्न 99 प्रश्न सही हैं। 150 में से 99। अगर आप लोगों ने वर्ष 2015 वाला पेपर देखा है ज्योग्राफी का, तो आपको यह लगेगा कि विगत वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें तुलनात्मक रूप से 2015 वाला जो प्रश्न पत्र था वो थोड़ा कठिन था। तो मेरे कुल 273 लगभग मार्क्स आए थे और मेरी 137वीं रैंक आई थी। अब मैं बात करता हूं कि मैंने किस प्रकार से पढ़ाई प्रारंभ की। देखिए दोस्तों, जब भी मैं पढ़ना प्रारंभ करता हूं तो मेरा यह प्रयास रहता है कि मेरा जो सबसे अच्छा पाठ है मैं उसको पढ़ना सबसे पहले प्रारंभ करूं। ऐसा किस लिए करता हूं मैं? क्योंकि जो सबसे अच्छा पाठ है उसको हम आसानी से और कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं, और कम समय में कंप्लीट करेंगे तो इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो धीरे धीरे क्या जाता है, बढ़ता जाता है। अगर मैं मेरी बात करूं तो समुद्र विज्ञान मेरा जो सबसे अच्छा पाठ मैं मानता हूं वो है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में आपको पता है कि महासागरीय नितल के उच्चावच है, हमारे महासागरीय निक्षेप है, लवणता, महासागरीय तापमान, इसके अलावा हम बात करें प्रवाल भित्ति, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। कुल ये 7 या 8 टॉपिक हैं। तो इनको मैं सबसे पहले कंप्लीट करने का प्रयास करता हूं। जब हम इजी वाले टॉपिक्स को पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है, कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। अगर आप कठिन टॉपिक, जैसे मैं बात करूं कि आप कार्टोग्राफी में मापनी वाला टॉपिक है या प्रक्षेप वाला टॉपिक जो तुलनात्मक रूप से कई स्टूडेंट्स को कठिन लगता है, उसको लेके बैठ गए या फिर सांख्यिकी वाला लेके बैठ गए, तो उसमें हमारा क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि अरे यार मेरे को तो ये याद ही नहीं हो रहा, कितना कठिन है, कितनी कठिन ज्योग्राफी है। तो इस प्रकार से कुछ नकारात्मक भाव हमारे अंदर आते हैं और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो आप सबसे पहले यह प्रयास करें कि जो भी आपका सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट है, चाहे वो समुद्र विज्ञान हो, चाहे वो जलवायु विज्ञान हो, चाहे भू आकृति विज्ञान, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल या कोई सा भी हो, उसको सबसे पहले करने का प्रयास करें। इसके पश्चात जैसे समुद्र विज्ञान के बाद मेरे को जलवायु विज्ञान अच्छा लगता है तो मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूं।
ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि ऐसा ना करें कि आप एक टॉपिक मतलब 1 घंटे आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, 1 घंटे आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, 1 घंटा आप क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी पढ़ रहे हैं, ऐसा ना करें। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज्योग्राफी में हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर हमें वायुमंडल की संरचना और संगठन समझ में आएगा तो हमें सूर्य ताप समझ में आएगा। यदि सूर्य ताप समझ में आएगा तो वायुदाब और वायुदाब की पेटियां समझ में आएंगी, और वायुदाब और वायुदाब की पेटियां समझ में आएंगी तो हमें पवन वाला चैप्टर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पवन वाला चैप्टर उठाएं और पढ़ने का प्रयास करें तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो हर चीज क्रमबद्ध रूप से है, आपको सिस्टमेटिकली इन चीजों को पढ़ना है। फिर इसके बाद मैं तीसरी बात करूं तो हम क्या कह रहा हूं जो मैं आपको वो आप समझिए कि किसी भी चीज को, चाहे आप राजस्थान का भूगोल है, कंटिन्यू कम से कम 1-2 टॉपिक तो आप उसके पढ़िए, या फिर कोशिश करें कि हम 5 से 7 दिन एक ही पार्ट को पढ़ने का प्रयास करें, चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजी हो, चाहे ओशनोग्राफी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तीसरी चीज, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आपकी टेबल पर एक एटलस होना आवश्यक है। एटलस किसी भी प्रकाशन का आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस काफी सही रहता है विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से। तो एक ऑक्सफोर्ड एटलस आपके पास होना चाहिए, चाहे आप उस पे महासागरीय धाराएं पढ़ रहे हो, चाहे आप उसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको एटलस सामने रख के देखना चाहिए कि किस तट से टकराकर ये धारा किधर घूम रही है, फिर ये अगर उत्तर में घूम रही है या दक्षिण में घूम रही है तो क्यों घूम रही है। अगर आपके नजरों के सामने वर्ल्ड मैप आ जाएगा तो आप एज्यूम कर सकते हो कि हाँ ये धारा यहां से यूं चलती है फिर इधर घूम जाती है, इसमें ये धारा आकर मिलती है। अगर आप एटलस का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो आपको चीजें रटनी पड़ेंगी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा कौन सी है, फिर कहां गल्फ स्ट्रीम आई और गल्फ स्ट्रीम में कौन सी धारा मिली, लेब्राडोर क्यों आ रही है, क्यों लेब्राडोर की धारा ठंडी है, और बेंगवेला की धारा कौन सी है। इसके अलावा आप बात करें तो अल नीनो क्या है, क्यों चेंज होती है। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको एटलस का यूज करना बहुत आवश्यक है। चाहे कोई सा भी एटलस ले सकते हैं, लेकिन एटलस का यूज करने की आदत आप डालिए। जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर हमें कहते थे कि तुम चाहे खाना खाते टाइम ही बैठो, चाहे कभी भी बैठो, कम से कम दिन में आधा घंटा तो एटलस को देखा करो। इससे क्या होता है कि हमें इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में देशों की स्थिति पता चलती है, महाद्वीपों की स्थिति पता चलती है। इससे क्या होता है कि चीजों को याद करना आसान हो जाता है। आगे की क्लासेस में जब हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस मैप पे आधारित आ रहे हैं, कि मैप में डॉट लगा देते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताओ कौन सा खनिज या कौन सा अभयारण्य है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली चीज में अगर बात करूं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की मेरी एक आदत है नोट्स बनाकर पढ़ने की। चूंकि अब आपकी वैकेंसी आ गई है और एग्जाम दीपावली के बाद कभी भी हो सकता है, तो आप लोग इसे फॉलो न करें, क्योंकि इसमें क्या होता है काफी टाइम चाहिए होता है। नोट्स बनाने के लिए हमें 1, 2, 3 किताबें सामने रखनी पड़ती है, उनमें से इंपॉर्टेंट चीजों को छांटना पड़ता है, उसके बाद हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपने कोई कोचिंग करी हो, किसी भी सर से पढ़े हो, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हो, उन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा याद करने का प्रयास करें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा। अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं आपको याद नहीं हो रहा तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, कभी ना कभी तो वो जाकर क्या होगा आपको याद होगा। नकारात्मकता मन में न लाएं कि अरे ये तो मुझे याद ही नहीं हो रहा। अगर मैं मेरी बात करूं तो देखिए
पोस्ट कितनी है आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि पोस्ट 500 है, 700 है, 1000 है। आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। तो आप अगर टॉप 10 के लिए तैयारी की, मेरे को टॉप 10 में आना है, तब जाके आप कहीं पर सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने टारगेट टॉप 10 को किया था, तब जाके मैं 137 पर जाकर रुका। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता है कि हम सारे के सारे सवाल ही सही कर दें। एग्जामिनर हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हैं जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, बहुत इजी होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप टॉप 10 को टारगेट करें, तब जाके हम कहीं ना कहीं पर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये कुछ मेरे लाइफ एक्सपीरियंस थे जो मैंने आपको बताए कि हमेशा कोशिश किससे करना है, इजी पार्ट से करना है। एटलस का आपको यूज करना है, जो नोट्स बना लिए उनको बार बार पढ़ना है। ठीक है, टारगेट कीजिए कि आपको 450 में से कम 300 अंक तो लाने ही हैं। इन 300 अंकों को कैसे लाना है वो आप रणनीति बनाइए कि जीके में आपको कितने लाने हैं, आपको सब्जेक्ट में कितने लाने हैं, साइकोलॉजी में कितने लाने हैं, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा आपका वीक पार्ट है। वीकनेस को दूर करके हमें हर चीज में क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये मेरी जो एक्सपीरियंसेस है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।